हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे आज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट आपका होता है स्पर्म, और स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो होती है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस। और फीमेल गैमेट होता है आपका एग, या फिर इसको हम ओवम भी कह देते हैं, एंड oocyte। और एग, ओवम और oocyte की प्रोडक्शन होती है ओवरी में, ओवरी। और जो दोनों गैमेट होते हैं, चाहे मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड। और जो हमारा जाइगोट बनता है इन दोनों के फ्यूजन से, वो होता है डिप्लॉइड, यानी कि उसमें होते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और देखिए, जब ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो उस फ्यूजन से बनता है जाइगोट। और जो जाइगोट है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड, यानी कि इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का एंड फॉर्मेशन होती है जाइगोट की। और इस फ्यूजन के टाइम पे जो स्पर्म है वो कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट में सिर्फ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। तो जो मेल गैमेट यानी कि जो स्पर्म है वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 2 चीजें, एक न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। और जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तभी जो एग का साइटोप्लाज्म है इसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। और ये जो प्रोसेस है एम्ब्रियो बनने की, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड देन एम्ब्रियो डेवलप होता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। तो आज के इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा इस वाली प्रोसेस पे, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इस पे। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ये दोनों क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जीन्स। तो फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एंड सेकंड फंक्शन क्या है, जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ तो जो एग साइटोप्लाज्म है इसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड फंक्शन हमारा यही है, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन इन एग साइटोप्लाज्म दैट परमिट्स डेवलपमेंट टू प्रोसीड। फर्टिलाइजेशन के ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये 2 टाइप की होती है। एक फर्टिलाइजेशन होती है आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और दूसरी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें हम तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये होता है आपका बेसिकली मैमल्स में। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है आपके बेसिकली जो इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे कि सी अर्चिन्स। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सी अर्चिन। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो होता है आपका सी अर्चिन में, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो होता है मैमल्स में। तो हम दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें मेल एंड फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम दोनों की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं मेल गैमेट यानी कि स्पर्म को। और जो स्पर्म है इसकी प्रोडक्शन होती है टेस्टिस में, और जो टेस्टिस है इसके अंदर होती है मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल मैच्योर होकर बनती है स्पर्म। और जो मेल जर्म सेल है इसके साइटोप्लाज्म में होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। और इसके अलावा मेल जर्म सेल में होता है न्यूक्लियस। और जब मेल जर्म सेल मैच्योर हो रही होती है स्पर्म में तो उस टाइम पे जो गोल्गी बॉडी है ये मॉडिफाई होकर बनाती है एक्रोजोमल वेसिकल।
एक्रोजोमल वेसिकल, जिन्हें हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रियोल है ये बनाता है आपका फ्लैजिलम, और जो फ्लैजिलम है इसका फंक्शन है मूवमेंट। तो बेसिकली स्पर्म को ये मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो किसकी वजह से होती है, फ्लैजिला की वजह से होती है, जो कि सेंट्रियोल से बनता है। तो स्पर्म के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसे कि हम हेड पोर्शन कहते हैं, हेड पोर्शन। देन मिड पोर्शन होता है, एंड देन थर्ड वन होता है टेल पोर्शन, थर्ड होता है टेल, एंड द फोर्थ वन होता है ये आपका एंड पीस। तो स्पर्म के ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट हेड पार्ट, सेकंड मिड पोर्शन, एंड थर्ड वन टेल पोर्शन, एंड फोर्थ वन एंड पीस। अगर हम बात करें हेड पोर्शन की, हेड पोर्शन में एक तो होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्रोजोमल वेसिकल, जो कि गोल्गी बॉडी से बनता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्रोजोमल वेसिकल। और हमें पता है जो एक्रोजोमल वेसिकल है ये किससे बन रहा है, ये गोल्गी बॉडी से बन रहा है, गोल्गी बॉडी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्रोजोमल वेसिकल होते हैं इनके अंदर होते हैं आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो प्रोटियोलाइटिक या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये डाइजेस्ट करते हैं एग की आउटर कवरिंग को, डाइजेस्ट एग आउटर कवरिंग। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अलावा एक्रोजोम वेसिकल के पास होते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये यहां पर होते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये है बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एग एंड स्पर्म की बाइंडिंग में। ठीक है, और एक्रोजोम वेसिकल और न्यूक्लियस के बीच में होते हैं आपके ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, तो ये है आपके ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। और जो एक्टिन प्रोटीन है ये पॉलीमराइज होकर एक्सटेंड करते हैं फिंगर लाइक एक्रोजोमल प्रोसेस को, फिंगर लाइक एक्रोजोमल प्रोसेस। और इस एक्रोजोमल प्रोसेस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो ये था हेड पोर्शन, और हेड पोर्शन में थे एक्रोजोम वेसिकल, आपके एक्टिन प्रोटीन एंड न्यूक्लियस। देन है आपका मिड पोर्शन, मिड पोर्शन में है आपका सेंट्रियोल है, एंड देन फ्लैजिलम है। और जो फ्लैजिलम है ये क्या चीज प्रोवाइड करता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, क्या मोटिलिटी। और इसके अलावा जो मेल जर्म सेल है इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वे सारे के सारे कलेक्ट हो जाते हैं अराउंड फ्लैजिलम। और हम सबको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट जनरेट एटीपी। और जब ये एटीपी हाइड्रोलाइज होती है तो इससे बनती है एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करते हैं ये फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। और जो पूरा का पूरा फ्लैजिला है इसके पास जो मेजर मोटर पोर्शन होता है वो होता है एक्सोनिम। क्या होता है, एक्सोनिम, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो एक्सोनिम है या फिर जो फ्लैजिला है ये किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और इसके अलावा फ्लैजिला का जो फंक्शन है क्या, टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म। तो इसके लिए एक अलग से प्रोटीन होता है जिसको कि हम कहते हैं डाइनिन प्रोटीन। जो डाइनिन प्रोटीन है ये क्या है, एक एटीपीएज है, और इसका काम है टू हाइड्रोलाइज एटीपी एंड रिलीज एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज करते हैं फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डाइनिन प्रोटीन के ऊपर। अगर डाइनिन प्रोटीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है या फिर इसको इनहिबिट कर दिया जाता है तो जो स्पर्म हो क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल। तो जो फ्लैजिला है इसके पास 2 प्रोटीन है, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इसके अलावा एक है डाइनिन प्रोटीन जिसको हम फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि फंक्शन प्रोवाइड करता है फ्लैजिला को। तो जो मिड पोर्शन है इसमें क्या क्या है आपका, सेंट्रियोल है, फ्लैजिला है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। देन है आपका टेल पोर्शन, और टेल पोर्शन में क्या आपका सिर्फ फ्लैजिला है। और देन फिर है आपका ये पूरा एंड पोर्शन। और यहाँ पर डाइनिन प्रोटीन से रिलेटेड एक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है कार्टाजीनर ट्राइड सिंड्रोम। पहली बात, ये सिंड्रोम होता क्यों है,
तो ये सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन डाइनिन प्रोटीन, म्यूटेशन इन डाइनिन प्रोटीन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किस चीज को अफेक्ट करता है, तो म्यूटेशन डाइनिन प्रोटीन में हो रही है, तो जो डाइनिन प्रोटीन है क्या होएगा, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल डाइनिन प्रोटीन। और नॉन फंक्शनल कहाँ होंगे, जहां पे प्रेजेंट होते हैं, और डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपकी जो सीलिएटेड सेल है वहां पे प्रेजेंट होता है, एंड जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है उनमें प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड सेल। अगर इन सेल्स में डाइनिन प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगा तो ये दोनों सेल है वो क्या होगी, ये नॉन मोटाइल होगी, तो ये सेल क्या हो सकती है, नॉन मोटाइल। और जो सीलेटेड सेल है ये प्रेजेंट होती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट होती है स्पर्म में। तो जो फ्लैजिलम बना हुआ है किसका बना हुआ, फ्लैजिलेटेड सेल का। ठीक है, तो जो कार्टाजिनर ट्राइड सिंड्रोम है ये मेल्स में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में हो सकता है। अगर कार्टाजिनर ट्राइड सिंड्रोम मेल में है तो जो मेल है वे क्या होंगे, स्ट्राइल होंगे। और स्ट्राइल क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म, बिकॉज ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म। तो ऐसे मेल में चांसेस है कि इनमें ब्रोंकियल इन्फेक्शन भी हो, ब्रोंकियल इन्फेक्शन। और ब्रोंकियल इन्फेक्शन क्यों, बिकॉज ऑफ नॉन मोटाइल सीलिएटेड सेल। और 50% चांसेस है ऐसे मेल्स में जो हार्ट है वो राइट साइड में प्रेजेंट हो, तो 50% चांस है हार्ट राइट साइड में। अगर कार्टाजिनर ट्राइड सिंड्रोम फीमेल्स में है तो उनमें क्या होगा, उनमें दो इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं, वे उनमें ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो सकता है, और उनमें 50% चांसेस है कि जो हार्ट है वो राइट साइड में प्रेजेंट हो। अब हम डिस्कस करते हैं फीमेल गैमिट को, और फीमेल गैमिट होते हैं एग, ओवम एंड oocyte, और इनकी प्रोडक्शन होती है ओवरी में। अब हम देखते हैं फीमेल गैमिट यानी कि एग स्ट्रक्चर। तो ये जो वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एग मेम्ब्रेन। ठीक है, और एग मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लू पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, इसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्या, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट यानी कि एग के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं, और जो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये अंदर वाला पूरा पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो आउटर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का इसको हम कहते हैं कोर्टिकल साइटोप्लाज्म या फिर कोर्टेक्स। और जो कोर्टेक्स है साइटोप्लाज्म का इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, तो ये है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स की बात करें हम तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बने होते हैं आपके गोल्गी बॉडी से, तो ये किससे बनते हैं, गोल्गी बॉडी से। और जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है इनमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। और ये पॉलीस्पर्मी क्या है, देखिए पॉली मीन्स मैनी यानी कि मोर देन वन, और स्पर्मी मीन्स स्पर्म, यानी कि जब इस एग को एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। और इस पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो किससे बन रहे हैं, गोल्गी बॉडी से। और अभी हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और वहां पर हमने देखा था जो एक्रोजोमल वेसिकल थे वो भी किससे बन रहे थे, गोल्गी बॉडी से बन रहे थे, और उनके अंदर भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स थे। तो हम कह सकते हैं जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है एग की और जो एक्रोजोमल वेसिकल है स्पर्म के, ये दोनों क्या आपस में होमोलोगस। तो जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये क्या है, होमोलोगस, होमोलोगस टू स्पर्म एक्रोजोमल वेसिकल,
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, ये है आपके एक्टिन प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, जो कि पोलिमराइज होकर क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट। और जो माइक्रोफिलामेंट है इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका सेल डिवीजन में, यानी कि सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और सेकंड इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इट फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन। क्या बनाता है ये, फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन। और ये फर्टिलाइजेशन कोन क्या करता है, ये जो एग मेम्ब्रेन है तो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से स्पर्म की स्ट्रक्चर को याद कीजिए, वहां पर एक्रोजोमल वेसिकल और न्यूक्लियस के बीच में क्या थे, ये ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन ही प्रेजेंट थे। और वो वहां पर पोलिमराइज होकर क्या कर रहे थे, एक्रोजोमल प्रोसेस को एक्सटेंड कर रहे थे। तो बेसिकली वे एक्रोजोमल प्रोसेस को बना रहे थे। और यहाँ पर जो ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है ये किसको बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कोन को। तो हम कह सकते हैं जो ये फर्टिलाइजेशन कोन है एग में और एक्रोजोमल प्रोसेस स्पर्म में, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोबारा से कि जो फर्टिलाइजेशन कोन है ये क्या है, होमोलोगस, होमोलोगस टू स्पर्म एक्रोजोमल प्रोसेस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखिए जो एग मेम्ब्रेन है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की साइड में एक मैट्रिक्स होती है जिसको कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बाहर ये एक लेयर है, क्या है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ये जोना पेलुसिडा, और सेकंड टाइप की होती है विटेलाइन एनवलप। क्या होती है, विटेलाइन एनवलप। ठीक है, जो जोना पेलुसिडा होती है ये होती है मैमेलियन एग में। किसमें होती है, मैमेलियन एग में। और जो विटेलाइन एनवलप है ये होती है आपकी सी अर्चिन के एग में, सी अर्चिन एग। ठीक है, यानी कि अगर सी अर्चिन का एग है तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होगी, विटेलाइन एनवलप। अगर एग है मैमेलियन एग यानी कि मैमल्स का है तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो होगी जोना पेलुसिडा। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बाहर एक और लेयर होती है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। तो ये बाहर एक और लेयर है, ठीक है, तो ये होती है एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्यूमुलस लेयर, क्यूमुलस लेयर, ठीक है, और सेकंड होता है जेली लेयर। जेली लेयर होता है आपका सी अर्चिन के एग में, ये होता है आपका सी अर्चिन के एग में। मतलब कि अगर सी अर्चिन का एग है तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है वो क्या होगा, जेली लेयर। अगर मैमल्स का एग है यानी कि मैमेलियन एग है तो वहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है वो क्या होगा, क्यूमुलस लेयर होगा। तो जो क्यूमुलस लेयर है ये बना होता है आपका फोलिकुलर सेल्स का, फोलिकुलर सेल्स का बना होता है ये, फोलिकुलर सेल्स का। और जो फोलिकुलर सेल्स यानी कि हम कह सकते हैं क्यूमुलस लेयर है, इसका जो इनर पोर्शन है, क्या, जो इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन कौन सा, ये वाला, ठीक है, जस्ट जोना पेलुसिडा या फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जस्ट बाद वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो ये था आपका फीमेल गैमेट यानी कि एग स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा
कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, एक्टिन प्रोटीन है, और एग मेम्ब्रेन के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर मेम्ब्रेन एग है तो वहां पर जोना पेलुसिडा होती है, अगर सी अर्चिन का एग है तो वहां पर विटिलाइन एनवलप होता है। ठीक है, उसके बाद होती है एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, और एक्स्ट्रा सेलुलर कोट भी अगर सी अर्चिन का एग है तो वहां पर जेली लेयर होगा। अगर मेम्ब्रेन एग है तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है वो क्या होगी, क्यूमुलस लेयर होगी, और जो क्यूमुलस लेयर है वो फोलिकुलर सेल्स की बनी हुई है, और क्यूमुलस लेयर का जो इनर पोर्शन है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो चलिए अब हम मेम्ब्रेन एग और सी अर्चिन के एग की स्ट्रक्चर को अलग से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेम्ब्रेन एग है और यहाँ पर है आपका सी अर्चिन का एग। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन एग की तो यहाँ पर देखिए इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये आपके एक्टिन प्रोटीन्स है, और एक्टिन प्रोटीन के बाहर ये वाली है आपकी एग मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि जोना पेलुसिडा। ठीक है, मेम्ब्रेन एग के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, और मेम्ब्रेन एग में एक्स्ट्रा सेलुलर कोट होता है क्यूमुलस लेयर। ठीक है, तो ये वाली है आपकी क्यूमुलस लेयर, और जो क्यूमुलस लेयर है वो फोलिकुलर सेल्स की बनी हुई है, तो ये क्या है, फोलिकुलर सेल्स। और हमने कहा था कि जो क्यूमुलस लेयर है उसका जो इनर पोर्शन है कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, तो इसको हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर सी अर्चिन का एग है, तो सी अर्चिन के एग में आपको पता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, विटिलाइन एनवलप होती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है वो होता है जेली लेयर। बाकी चीजें दोनों में सेम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें कौन से इवेंट्स होते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एग और जो स्पर्म है वे दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए और दोनों सेम स्पीसीज के होने चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट यही है हमारा, कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग, मतलब कि सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इनका फ्यूजन होएगा। यानी कि फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ, सेम स्पीसीज के स्पर्म एंड एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, और जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका फ्यूजन, यानी कि जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म और एग ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। अगर एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पर्मी। अगर एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज करते हैं एक एग को तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रीफर करते हैं मोनोस्पर्मी को, मोनोस्पर्मी। तो दूसरा इवेंट यही है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करे एग में यानी कि मोनोस्पर्मी हो। रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग, जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज करता है एग मेम्ब्रेन के साथ तो एग मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं पॉलीस्पर्मी को, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और जिसकी वजह से सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है एग में। और अब इन दोनों का फ्यूजन हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो स्पर्म न्यूक्लियस है और जो एग न्यूक्लियस है इन दोनों का फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग। और जैसे ये थर्ड इवेंट कंप्लीट होगा यानी कि जब स्पर्म और एग का न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा तो जो एग साइटोप्लाज्म है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो वही है हमारा फोर्थ इवेंट, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट। तो ये है 4 इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इवेंट है ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। तो जो फर्स्ट इवेंट है ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। तो आइए इन 5 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इवेंट में सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज करते हैं, बट हाउ, कैसे सिर्फ सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, वो किसी दूसरी स्पीसीज के स्पर्म और एग के साथ फ्यूज क्यों नहीं करते। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो कि सी अर्चिन में होता है, तो सी अर्चिन अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर में, और उस वाटर में दूसरी स्पीसीज के भी स्पर्म और एग होते हैं। तो वहां पर कैसे
सिर्फ सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज करते हैं। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एग है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला की वजह से जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मोटाइल। तो इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पर्म के ऊपर आ जाती है कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस एग के पास उसको जाना है और किस एग के साथ उसको फ्यूज करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, स्पर्म के ऊपर। बट स्पर्म अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसको एग की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और एग कैसे हेल्प करता है, एग रिलीज करता है कुछ सोलुबल मॉलिक्यूल जिन्हें हम केमिकल्स भी कहते हैं। और इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है जहां पर ये रिलीज होती है, यानी कि नियर द एग इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है। और जैसे जैसे ये एग से दूर होते जाते हैं इनकी कंसंट्रेशन लो होती जाती है, मतलब कि जितनी दूर होंगे इनकी कंसंट्रेशन लो होगी और जितने एग के पास होंगे इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। और जिस स्पीसीज के एग इनसोल्युबल मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं उसी स्पीसीज का जो स्पर्म होगा वो इन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएगा, किसी और दूसरे स्पीसीज का एग इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मतलब कि हर एक स्पीसीज एक अलग तरीके का यानी कि यूनिक सोल्युबल मॉलिक्यूल रिलीज करती है जिसे सिर्फ उसी स्पीसीज का स्पर्म रिकॉग्नाइज कर पाएगा, किसी और दूसरी स्पीसीज का नहीं कर सकता। और जैसे स्पर्म इन सोल्युबल मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्युबल मॉलिक्यूल, मतलब कि टुवर्ड्स द एग। क्यों? क्योंकि सोल्युबल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है कहां पर, एग की साइड में। तो इसलिए जो स्पर्म है वो किस साइड मूव करता है, टुवर्ड्स द एग। और इस प्रोसेस को हम कीमो अट्रैक्शन कहते हैं, कीमो अट्रैक्शन। और इसको हम कीमो अट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट हो रहा है इन केमिकल्स की वजह से। तो ये प्रोसेस है हमारी कीमो अट्रैक्शन और यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। और इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म है वे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये आ गया स्पर्म एग के बिल्कुल पास में, और जो स्पर्म का हेड पोर्शन होता है वहां पर क्या होते हैं, वहां पर होते हैं एक्रोजोमल वेसिकल, और उसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लियस। इस स्पर्म की स्ट्रक्चर थोड़ी अच्छी नहीं बनी है बट समझ जाना कि ये क्या है, स्पर्म है, क्या ये स्पर्म। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्या हुआ, सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाते हैं। और इसके बाद अब स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म जो ये एग मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करेगा और जो स्पर्म के पास न्यूक्लियस और सेंट्रियोल है उसको रिलीज करेगा एग साइटोप्लाज्म में। बट स्पर्म को एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने से पहले एक्स्ट्रा सेलुलर कोट को क्रॉस करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कीमो अट्रैक्शन। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है इसको क्रॉस करेगा स्पर्म, और इसको कैसे क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के लिए जो स्पर्म का हेड है इसके अंदर होते हैं एक्रोजोमल वेसिकल, और उन एक्रोजोमल वेसिकल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम होता है, जो एग की आउटर कवरिंग होती है उसको डाइजेस्ट करता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में स्पर्म क्या करेगा, जो एक्रोजोमल वेसिकल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको बाहर रिलीज कर देगा। मान लीजिए ये रिलीज कर दे डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है इसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे डाइजेस्ट कर दिया तो इसमें से जो स्पर्म है ये आसानी से मूव कर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम एक्रोजोमल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोमल रिएक्शन। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, एक्रोजोमल रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोजोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम। इसको हम एक्सोसाइटोसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्रोजोमल वेसिकल है
अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर की साइड रिलीज कर रहा है, यानी कि एक्सो, इसलिए हम इसको एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं। ठीक है, अब जो स्पर्म एक्स्ट्रा सेलुलर कोट को क्रॉस कर देगा तो उसके बाद क्या, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसके साथ बाइंड करेगा, तो ये है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, यही होगा कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एग। ठीक है, यही है हमारा थर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्पर्म इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी क्रॉस करेगा, और इसको कैसे क्रॉस करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम में यही क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो स्पर्म ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी क्रॉस कर लिया, तो इसके बाद अब क्या होगा, ये फ्यूज करेगा एग मेम्ब्रेन के साथ। तो हमारा फिफ्थ स्टेप यही है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जैसे स्पर्म और एग मेम्ब्रेन फ्यूज होगी तो स्पर्म अपना न्यूक्लियस और उसके साथ साथ सेंट्रियोल, ठीक है, रिलीज कर देगा एग साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद क्या होगा, हमारा सेकेंड इवेंट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड इवेंट में क्या था, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री। इसके बाद हमारा थर्ड इवेंट होगा जिसमें ये जो स्पर्म न्यूक्लियस है और ये एग न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट इवेंट होगा, यानी कि जैसे ये फ्यूज होंगे तो एग साइटोप्लाज्म के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। एंड फर्स्ट इवेंट के अंदर जो 5 स्टेप्स है, इनका सीक्वेंस सी अर्चिन की फर्टिलाइजेशन और मैमल्स की फर्टिलाइजेशन इन दोनों में सेम नहीं होता। पहले हम बात करते हैं सी अर्चिन के केस में। ठीक है, सी अर्चिन में इन 5 स्टेप्स का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, कैसे होता है, पहले फर्स्ट होता है, फिर सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, इन स्टेप्स का सीक्वेंस यही होता है। बट जब हम बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स के केस में जो सेकंड एंड थर्ड इवेंट है ये रिवर्स हो जाता है। तो पहले थर्ड इवेंट होता है, देन सेकंड होता है। कैसे, पहले फर्स्ट इवेंट, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, जो मैमल्स के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है वो किसका बना होता है, वो फॉलिकुलर सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, फॉलिकुलर सेल्स का बना होता है। और फॉलिकुलर सेल्स की इस लेयर को, जो कि क्यूमुलस लेयर कहते हैं हम, ठीक है, इसको स्पर्म आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, इसके लिए उसे डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वहां पर जो एक्रोजोमल रिएक्शन है वो कब होती है, जब स्पर्म बाइंड कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। इसलिए इसके अंदर जो थर्ड स्टेप वो पहले होता है एंड सेकंड बाद में होता है। ठीक, तो पहले क्या होगा, स्पर्म बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के साथ और इसको आसानी से क्रॉस कर लेगा और जाके बाइंड कर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। और जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड करेगा उसके बाद होगी एक्रोजोमल रिएक्शन, इसको क्रॉस करेगा, देन फिर आपका फोर्थ एंड देन फिफ्थ स्टेप। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो फर्स्ट इवेंट के अंदर स्टेप्स है, सी अर्चिन के अंदर क्या है और मैमल्स के अंदर क्या है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी अर्चिन एंड मैमल्स की जो फर्टिलाइजेशन है इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जाएंगे मैं भी उतनी जल्दी लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा।